इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 3, जिसका हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत राष्ट्र के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए थे, क्या क्या बातें की, क्या क्या लड़ाइयां लड़ी, कौन कौन से कानून तोड़ा, उन सब के बारे में यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। 1 से लेकर 30 पन्ने में पूरा महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन लिखा गया है, शॉर्ट में, केवल 12वीं के बच्चों के लायक। ज्यादा नहीं लिखा गया तो आपके दिमाग से ओभर जाने लगेगा। तो समझिए यहाँ पर कि राष्ट्रवाद के इतिहास में हमेशा से एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है कि एक अकेला व्यक्ति नहीं ये सब चालू किया, उसके साथ सब जुड़ते गए, बाद में जाकर अंत हो गया, जो चाहते थे मिल गया। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए कुछ करता है ना, लास्ट में उसी व्यक्ति को मारकर उसको वहां का सबसे सम्माननीय पद दे दिया जाता है। ये यही थे, जिंदा रहते नहीं किए, लेकिन मरने के बाद उनको आसमान पर बैठा दिए कि भैया हमारे लिए यही सब चीज है। उदाहरण के लिए देखिए, इटली में जो भी कुछ हुआ तो उनका निर्माण करने के लिए, उससे आजादी दिलाने के लिए उसके साथ गैरीबल्डी को माना जाता है। अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को, और वियतनाम में जितने भी अंग्रेज गए थे तो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हो ची मिन को जोड़ कर देखा जाता है। इसी तरीके से महात्मा गांधी को भी भारतीय राष्ट्र का पिता माना जाता है और माना गया है, जाता है और माना गया है, क्योंकि आज भी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी का ही नाम लिया जाता है। चूंकि हम यहाँ पर बात करेंगे गांधी जी, तो गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता की आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, तो लगभग बात यहाँ पर हो जाएगी, तो पूरे तरीके से सक्रिय रूप से वो उसमें डूब गए थे कि भैया हम भारत के ही हैं। तो गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थे। इनकी लोग बहुत इज्जत किया करते थे, अतः उन्हें दिए गए उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। आज तक उनको जो भी नाम दिया गया है, विशेषण दिया गया है, वो गलत नहीं है। हालांकि हम बात करेंगे तो वाशिंगटन अथवा हो ची मिन, तो हो ची मिन के तरह ही महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया है। कि जिस समाज में जो रहता है उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होते जाती है, उसकी मानसिकता बदलते जाती है। जब बदलेगी तो कुछ ना कुछ तो ये भी करेगा। जिस समाज में वह रहते थे वही समाज ने इन लोगों को महान बना दिया। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, इस लाइन को हमने 4 से 5 बार पढ़ा तो जाकर समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति कितना महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है, बल्कि स्वयं भी इतिहास के द्वारा बनाया जाता है। इतिहास तो बनाता ही है, लेकिन इतिहास भी कहती है कि हम तेरे को आगे ले चलेंगे, तू चल हम तुम्हारे साथ है बस। इस अध्याय में 1915 से लेकर 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी क्या क्या किए थे उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। उनकी गतिविधियां और विशेषण किया गया जो भी बात है उनको जानेंगे यहाँ पर। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों, अलग अलग जो भी हिस्सा था भारत का, अलग अलग राज्य, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति, उन सब के साथ संपर्क किया और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्ष की छानबीन करता है। पूरा बढ़िया तरीके से इसमें बताया जाएगा। इस अध्याय में विद्यार्थियों के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखा जाएगा जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलन से जुड़ रहा था, चाहे जुड़े हुए थे, उनके पुनर्निर्माण में करते हैं। देखिए किस तरह गांधी जी कहीं जाते थे तो किस तरह भीड़ लग जाता था, कितना भीड़ लगता था। एक झलक देखने के लिए लोग वहां पर उमड़ पड़ते थे। और पहले का कपड़ा एक ही था, ऊपर टोपी, गांधीवादी टोपी, नीचे धोती, उसके ऊपर कुर्ता, इसके अलावा कुछ नहीं था। ऊपर से अंदर जनेऊ लोग पहनते थे, गंजी भी पहना करते थे, उसको क्या बोलते थे, कपड़े का आता था उस समय, कपड़े का बनाकर पहनते थे। अच्छा था, पसीना को सोखता था और नीचे फिर छोड़ देता था।
एकदम सॉफ्ट कपड़ा का ही बनवाया जाता था। तो ये तस्वीर जो दिख रहा है अभी, तो मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते हुए महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं कि वो नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक यात्रा चालू कर रहे थे कि हम कानून को तोड़ेंगे। तो इतना सा भीड़ लगा था वहां पे। अब यहां से शुरू होता है स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, मतलब स्वयं के बारे में बताता हुआ एक नेता, जिनका नाम समझिए यहाँ पर। तो शुरुआती नाम इनका था मोहनदास करमचंद गांधी। जो उस समय लोग इनको महान तो नहीं बोलते थे, महात्मा भी नहीं बोलते थे, गांधी जी भी नहीं बोलते थे, लेकिन जो लोग इनको जानते थे वो महात्मा गांधी तो नहीं, लेकिन गांधी जी जरूर बोलते थे। क्योंकि जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, विदेश से आए थे, तो विदेश में जो कारनामा किए थे उसके बारे में बहुत लोग जानते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक मतलब 20 साल रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए, भारत आए। और इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। वहां पर भी आजादी दिलवाने के लिए ही गए थे। गए क्या थे, वहीं पर पढ़ाई की है, वहीं पर कुछ कुछ करने लगे। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे। कहाँ गए थे? वहां, लेकिन यहाँ लिखा है यहाँ वे वकील के रूप में गए थे। आए थे कि गए थे, ये बात यहाँ पर नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है गए थे, वकील के रूप में गए थे, वकील के रूप में ही आ गए। और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय मतलब भारत से आए हुए नेता के रूप में वहां पर इनको लोग जानने लगे। जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे तो इतिहासकार जिसका नाम था चंद्रन देव नेशन, तो उनकी टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी करके बोलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। ये ऐसा वो बात बोलते हैं। ठीक है भैया, हर कोई मानता कि नहीं मानता उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा इन्होंने टिप्पणी दे दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया और विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। विभिन्न धर्मों के बीच में एकता लाने की कोशिश की, जिसके साथ वहां पर भी आंदोलन हुआ और दक्षिण अफ्रीका को आजादी दिलाकर उनका जो भी मांग था उसको पूरा करवाकर फिर भारत चले आए। तथा उच्च जातीय भारतीयों, यहाँ पर समझना, तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। अभी तो यहाँ अफ्रीका की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या भारत की बात कहाँ से आ गई? उन्होंने वहां पर सभी धर्मों के लोगों को मिलाने का काम किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को, जो ऊंचे जाति वाले लोग हैं जो भारत के निवासी हैं, निम्न जाति, ऊंचे जाति और निम्न जाति के महिलाओं और लोगों से उनके प्रति जो भेदभाव था उस व्यवहार को खत्म करने के लिए चेतावनी दी। मतलब वहीं पर बोलते थे, लेकिन यहाँ पर उनका बोलना यहाँ के लिए था, भारत के लिए था। तो साफ साफ हो जाता है कि वहां पर तो अलग बात, लेकिन टिप्पणी के साथ जो यहाँ पर बताया गया है उसकी बात मैं यहाँ बताया जाता हूं कि ऊंची जातियों के लोग जितने भी थे अपने से निम्न जाति, छोटे जाति के लोगों को, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव का व्यवहार था उसको बंद कर देवे। आज भी, छोड़ो आज की बात नहीं करता हूं, पहले की बात करता हूं। तो पहले की बात करता हूं तो उस समय जितने भी ऊंची जाति के लोग थे तो नीचे वाले लोगों को, निम्न जाति वाले को अछूत बोलते थे। तो उनके घर में जो काम करते थे वो कौन काम करता था? निम्न जाति वाले। कपड़ा कौन खींचता था? निम्न जाति वाले। कपड़ा बनाता कौन था? निम्न जाति वाले। उनके घर में पानी कौन लाता था? निम्न जाति वाले। खाना कौन बनाता था? निम्न जाति वाले। उनका सब रहन सहन का, लाइफ स्टाइल का करता धरता कौन था? निम्न जाति वाले। उनकी बीवी को संवारने का काम किसका था? निम्न जाति वाले का। बीवी से मन भर जाता था तो बलात्कार करते थे हिंदुस्तान के निम्न जाति के महिलाओं का। उस समय छुआछूत इन लोगों को नहीं लगेगा, अरे कर्म कांडे थे सबसे बढ़ के, क्या बोलूंगा, छोड़ो, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन एक से एक घटिया लोग थे जो इस तरह बोलेंगे कि भेदभाव और मन खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो कुछ भी कर देते थे। इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, बहुत सारी लाइनें भी बोली गई है,
लेकिन उसको बाद में देखा जाएगा। अभी यहाँ पर गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी देश को आजाद कराने वाले हैं। तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1993 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था, थोड़ा अलग था। जब यद्यपि हम यहाँ पर बात करेंगे तो यह अब भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। गांधी जी बोले कि अभी भी ब्रिटिशों के अधीन है, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो चुका था, क्योंकि इधर के लोग जब गए थे अब लड़ना चालू कर दिए थे। अधिकांशतः हम देखेंगे तो प्रमुख शहरों और कस्बों में, प्रमुख बड़े बड़े शहर और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं फैलने लगी थी। 1905 से लेकर 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्यवर्गीयों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था कि भैया हम भी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। और इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। तो ये लोग 3 लोग प्रमुख थे। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। तो तीनों किस नाम से जाने जाते थे? लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब सिंपल सी बात है बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, पंजाब के लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के कौन से थे? तो महाराष्ट्र के थे गंगाधर तिलक। तो ये नाम आप याद रखना, ये जरूरी पड़ेगा आपको। आगे इसके बारे में थोड़ी मोरी जानकारी दिया गया है, लेकिन आपको ये नाम याद रहेगा ना तो आप कुछ कर सकते हो। ये तस्वीर सामने आप देखो, किस तस्वीर की बात कर रहा हूं मैं? सामने जो तस्वीर दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो इस तस्वीर को आप देखो, ये गांधी जी की तस्वीर है जब वो अफ्रीका में थे। यहाँ पर लिखा गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहेनबर्ग में महात्मा गांधी, फरवरी 1908 का तस्वीर है। समझो कि वहां पर इस तरीके का वेशभूषा पोशाक में थे और भारत आए तो धोती में चले आए। धोती, लाठी, कुर्ता तो देखा ही नहीं कभी किसी ने, केवल धोती और लाठी पर चले आए थे। तो इतना बलिदान किया तब ना हम उनको राष्ट्रपिता के नाम पर जोड़ते हैं जी। इन तीनों की बात कर देंगे। कौन? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों का यह जो जोड़ था उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था कि हम अखिल भारतीय चरित्र को गढ़ के रहेंगे, बना कर रहेंगे, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। कैसे दूर थे? क्योंकि पंजाब कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ और बंगाल कहाँ, तीनों अलग अलग थे। और तीनों के नाम देख लो कैसे है कि जो महाराष्ट्र से निकला उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा बाल गंगाधर तिलक। जो पंजाब से था लाला लाजपत राय, और जो बंगाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों का जो समूह था एक तरीके से अजूबा था, सबसे अजूबा। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि तीनों के मूल निवास एक दूसरे से दूर थे और इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के लिए विचार का हिमायती था कि लगातार प्रयास करते रहो, हम तुम्हारे साथ है, लड़ते रहो, मरते रहो, हम तुम्हारे साथ है। इस तरीके से ये लोग आगे चले। और समझो कि जब लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान मार दिया गया था तो उस समय करीब करीब बहुतों ने आंसू बहाया और लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह का टीम क्या किया? जिसने गोली चलवाई उन पे गोली दाग दिया, जाकर उनके घर में घुस कर मारा सब। लेकिन बच गया बाद में, लेकिन फिर बाद में उनको अरेस्ट कर ही लिया गया। उसके बारे में नीचे बताया जाएगा कौन था कौन नहीं था। आराम से जानिए, जल्दी किस बात की है। और जो उदारवादी नेता सामने आए थे, तो इन उदारवादी नेताओं में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो उदारवादियों में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो सलाहकार के रूप में सामने आते थे। परामर्श करने के लिए इनकी राय जानी जाती थी।
जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल्य के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। और ये सब जाकर कहाँ पढ़ लेता सब, लंदन में जाकर पढ़ा था सब। मतलब समझिए कि भारत छोड़कर लंदन जाना, वहां पर पढ़ के आना मामूली बात तो नहीं थी। और हम कैसे मान लें कि लंदन में वो जो पढ़ाई होता है भारत बदलने के लिए ही हो सकता है? अरे पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ कानून की बात थी उस समय ब्रिटेन से आया था, लंदन से आया था, इसलिए लंदन पढ़ना जरूरी था। क्योंकि उस समय हमारा जो स्कूल था, पाठशाला था, उसको खत्म कर दिया गया था और केवल अंग्रेजों का स्कूल था। इसी को खत्म करने के लिए हमें अंग्रेज बनकर अंग्रेजों की दुनिया में जाकर पढ़ना पड़ा। तब जाकर हम प्रशिक्षित हुए और वहां से वकील बनकर इन लोगों ने आया। तो 3 वकील, कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। ये तीनों का तीनों वकील। और तीनों के तीनों के वजह से क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के वजह से पाकिस्तान चला गया। गोपाल कृष्ण गोखले के वजह से संविधान में बहुत बढ़िया तरीके से धाराएं लिखी गई, अनुच्छेद लिखा गया, नए नए कानून बनाए गए। तो ये सब इनके वजह से था। और गांधी जी तो भैया आजादी दिलाने के लिए थे ही। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी कि आप जाइए, पूरा इलाके को घूम कर आइए, तब जाकर बात करते हैं। तो सलाह दी कि जाओ घूम कर आओ, जिससे कि वे इस भूमि और इलाके, इस भूमि और इसके लोगों को जान सके, इसके भूमि को जान सके, इसके इलाके को जान सके, यहाँ के लोगों को जान सके। और उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था, जब उनको बुलाया गया था। अब बुलाया गया था तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे। क्या थे? राजा थे और मानव प्रेमी थे। आमंत्रण तो आया था, लेकिन एक राजा का आमंत्रण आया था। उस समय ये राजा थे और मानव प्रेमी थे, मानव से प्यार करने वाले, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था गांधी जी ने। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी थे, उपस्थित थे। और इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। किसी को कोई नहीं जानता था, कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। उनको इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, भारत के अंदर क्या किया, लेकिन उनको इसलिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो किया उसके आधार पर इनको बुलाया गया था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई, जब गांधी जी को बुलाया गया बोलने के लिए, तो उन्होंने मजबूर गरीबों की ओर ध्यान न देने का कारण भारतीय विशिष्ट वर्गों को आड़े हाथों लिया। समझो यहाँ पर कि जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर न ध्यान दिया और भारत के जो विशिष्ट वर्ग के लोग थे उनको आड़े हाथे ले लिया तुरंत। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, बहुत बढ़िया खूबसूरत है, किंतु उन्होंने वहां धनी और सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। समझो यहाँ की लाइन में बताता हूँ। जब वहां पर बोलना चालू किए तो उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया है, किंतु उन्होंने वहां धनी और सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आए थे, लेकिन लाखों गरीब लोग जो थे भारतीय वहां पर अनुपस्थित थे। गरीब लोग थे ही नहीं, केवल अमीर ही आए थे। तो उनके बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की और गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से, जिसको उनको बुलाया गया था आमंत्रण देकर, तो सभी आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न करें। इस साज सज्जा से अपने आप को मुक्त करो तो ही जाकर आप भारत की आजादी
ला सकते हो, भारत को मुक्त करा सकते हो और इन्हें भारत के अपने हमवतन को भलाई में न लगा दें। यहाँ पर समझना कि जब तक हम इन अलंकारों को उतार ना दें और इन सारे साज सज्जत को, पूरे जितने भी हम पहने हुए कपड़ा को, जितने भी अलंकरण हमारे पास है, जो भी हमको मोह सकता है, तो हम इस वतन के लिए, इस वतन की भलाई के लिए सब चीज लगा दे। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है। स्वशासन मतलब खुद का शासन। इस खुद का शासन का कोई मतलब नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। किसानों की जितनी भी लागत है, जितनी भी मेहनत है, उनका संपूर्ण लाभ केवल किसानों को जब तक नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। हम मुक्त हो सकते हैं केवल किसानों के माध्यम से। अगर किसान खेती बाड़ी बंद कर देंगे तो ये सब अंग्रेज यहाँ से कूद कर भाग जाएंगे। ये बात यहाँ पर चलती। ऐसा ऐसा बात हो सकता था, लोगों ने सोचा नहीं था, सुना नहीं था, लेकिन लोगों ने उस समय सोचा कि अगर किसानों को हम मुक्त कराते हैं तो किसानों के माध्यम से हम लड़ाई जीत सकते हैं। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि न वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक सबूत था। भारत के लोगों का पैसा मिलाकर ही वहां पर सब कुछ किया गया था। लेकिन और गांधी जी जो भी बोलते थे उसका मतलब तो कुछ अलग ही होता था। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। तो देखो, वहां पर जब भाषण दे रहे थे तो लोग उनके सुर में सुर मिला रहे थे, मतलब उनपे तालियां बजा रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे सुर में सुर न मिलाओ, उसके अलावा तुम किसान और कामगार मजदूरों की याद लो। तो किसान और कामगारों की याद दिलवाई कि बताया कि भारत किसानों और मेहनत करने वाले मजदूरों की जनसंख्या से भरा पड़ा है और वही इस विश्वविद्यालय में नहीं है, उन्हीं के लिए बनाया गया वही नहीं है। इसके बात पर इस बात पर आपत्ति जताई कि वो अनुपस्थित मतलब अब्सेंट क्यों थे, प्रेजेंट नहीं, अब्सेंट क्यों थे, अनुपस्थित क्यों थे। उपस्थित में केवल सजे धजे लोग थे, अनुपस्थित में गरीब लोग थे जो आए ही नहीं थे, शायद बुलाया नहीं गया होगा उनको। एक दृष्टि से यहाँ पर देखा जाए तो फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था जो वो बोलना चाहते थे। आजादी के बारे में बोलना चाहते थे, उसी के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन वहां से उद्घाटन कर दिया था कि भैया अब होगा। ये सामने तस्वीर देखो, मार्च 1916 का है जब महात्मा गांधी कराची गए हुए थे। कराची कौन सा, आज जो पाकिस्तान के इलाके में आता है वहां का दृश्य है ये। तो ये टमटम गाड़ी पर बैठ कर गए थे, घोड़ा आगे खींच रहे हैं और इनको पूरा यहाँ पर रथ में बैठाकर लेकर जाया जा रहा है। ये कोई राजा का ही रथ हो सकता है, क्योंकि उस समय के रजवाड़े ऐसा रथ इस्तेमाल करते थे। अर्थात हम यहाँ पर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद कौन चाहता था? अमीर लोग ही चाहते थे पहले, बाद में गरीब लोगों का दिमाग में घुसा ना। लेकिन बात कर लेंगे तो दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह एक वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों का मंशा भी जाहिर करता था भारतीय राष्ट्रवाद। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का, ये जो भारतीय राष्ट्रवाद शब्द था, संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा ही, यहाँ पर समझना कि प्रतिनिधित्व मतलब उसको ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से करे, तो अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनने की
गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी, जब हिंदू विश्वविद्यालय में किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो घोषणा किए थे, उनका बात साफ था कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रतिनिधित्व स्वीकार करेंगे और इसको आगे ले जाकर बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर सामने पेश करेंगे, क्योंकि हमें आजादी मिल सके। उसी वर्ष की हम बात करेंगे तो 2016 की ही बात है कि अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला था कि अब हम उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो दिसंबर 2016 में लखनऊ में हुए वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन जो था, तो उस समय वहां पर बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया कि अंग्रेज हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं, कृपया आप हमारे साथ चले और हमारे लिए कुछ करें वहां से। तो गांधी जी मान गए और वहां से ही चालू हुआ असहयोग की शुरुआत। तो असहयोग की शुरुआत और अंत कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, कैसे जाकर अंत खत्म हुआ, उसका खत्म हो गया, इसके बारे में हम अगले भाग में ले चलते हैं, इसमें नहीं, क्योंकि एक नया टॉपिक है तो नए टॉपिक के साथ नए भाग में शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट होगा आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।